हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों पृष्ठ तनाव का नया लेसन को शुरुआत किया था बच्चों, और उससे संबंधित हम लोग बहुत सारे तथ्यों पर विचार किया था बच्चों, जैसे संसंजन बल क्या है, आसंजन क्या है, और इनके कई उदाहरण आप लोगों को मैंने दिया था बच्चों। और साथ ही पृष्ठ तनाव जो है उसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार जो है द्रव्य की ऊपरी सतह जो है एक स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन के रूप में काम करती है, एक तनन झिल्ली के समान काम करती है बच्चों। तो इन सभी तथ्यों पर हम लोगों ने पिछले ही क्लास में काफ़ी जो है अध्ययन किया था। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और आप लोग जो है आज जानेंगे बच्चों कि पृष्ठ तनाव का आणविक मॉडल क्या होता है, आणविक कारण क्या होता है, कि क्यों द्रव्य की ऊपरी सतह जो होती है एक तनन झिल्ली के समान काम करती है, आखिर ऐसा क्यों होता है। आज हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बच्चों और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज आप लोग जो है बच्चों अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठेंगे बच्चों, ताकि मैं यहाँ जो भी बताऊंगा आप लोग अपने कॉपी में उसे नोट करेंगे। और मैं ये भी करना चाहूँगा बच्चों कि मेरे जो इस चैनल में नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना, और बेल आइकन बटन को दबाएंगे ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोग तक आसानी से और पहले पहुंच सके बच्चों। तो चलिए बच्चों हम लोग बिना समय को गवाए आज हम लोग पृष्ठ तनाव का आणविक मॉडल को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग बात करेंगे बच्चों, देखिए पृष्ठ तनाव का आणविक मॉडल। पृष्ठ तनाव का आणविक मॉडल क्या है ना, पृष्ठ तनाव का आणविक मॉडल, पृष्ठ तनाव का आणविक मॉडल जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सरफेस टेंशन भी हम लोग कहते हैं बच्चों, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि दो चार बातों पर हम लोग पहले, है ना, गहनता से पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए कोई भी मान लेते हैं कि जैसे कोई मॉलिक्यूल्स है बच्चों, ये एक मान लेते हैं कि एक कोई अणु है, तो इस अणु के, है ना, इस अणु के चारों ओर भी अणु मौजूद होंगे बच्चों द्रव्य के अंदर, है ना, इस अणु के चारों ओर भी अणु मौजूद होंगे। तो आप जानते हैं बच्चों कि वह अधिकतम दूरी, है ना, वह अधिकतम दूरी जिस पर, है ना, जिस पर कोई भी अणु, है ना, दूसरे अणु को आकर्षित कर सके या उसके आकर्षण क्षेत्र के प्रभाव में रह सके, तो उस दूरी को हम लोग आणविक परास कहते हैं। इसका मतलब है कि इस अणु से इस अणु के बीच की वह अधिकतम दूरी जिसके कारण दोनों अणु एक दूसरे को आकर्षण कर सके, आकर्षित कर सके, तो उस अधिकतम दूरी को हम लोग कहते हैं आणविक परास। आप समझ पाए होंगे आणविक परास किसको कहते हैं बच्चों, कि दो अणुओं के बीच वह अधिकतम दूरी जिससे दोनों अणुओं के बीच आकर्षण बल, है ना, प्रभावी हो सके, तो उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं आणविक परास। तो दो चार शब्दों के साथ मैंने आप लोगों को आणविक परास समझाया बच्चों, तो इसको समझने का प्रयास करें। आणविक परास क्या होता है, इसका मतलब है कि इस है ना दूरी में कोई भी अणु यदि उपस्थित हो, यदि मान लेते हैं कि ये केंद्र में स्थित कोई अणु है और इसके चारों ओर जो है अणु उपस्थित है, तो ये वह अधिकतम दूरी, मतलब ये जो है वह अधिकतम दूरी है जिसके कारण, है ना, कोई भी दो अणु के बीच में आकर्षण बल लग सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अणु होगा और यहाँ पर जो अणु होगा दोनों के बीच में आकर्षण बल लग सकता है। अब इस दूरी से यदि वो ज़्यादा दूरी पर यदि यहाँ पर अणु मौजूद है तो उसके बीच में आकर्षण बल नहीं लगेगा। या फिर आप कह सकते हैं कि इस गोला के अंदर एक, आप देख रहे हैं कि ये एक वृत्त बन गया, या आप इसको गोला कह सकते हैं कि इस गोला के अंदर जो भी अणु मौजूद है वह अणु केंद्र वाले अणु को आकर्षित करते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि केंद्र वाले अणु इन सभी अणु को आकर्षित कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इस दूरी को, वह अधिकतम दूरी जिस पर दो अणु, है ना, एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं या आकर्षण क्षेत्र के प्रभाव में रह सकते हैं, उसको हम लोग, है ना, आणविक परास कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों कि आणविक परास क्या है ना, आणविक परास जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर रेंज भी कहते हैं। देखिए दो अणुओं के बीच, देखिए दो अणुओं के बीच, है ना, दो अणुओं के बीच वह अधिकतम दूरी, दो अणुओं के बीच वह अधिकतम दूरी, वह अधिकतम दूरी जिससे दोनों अणु, है ना, जिससे दोनों अणु एक दूसरे को आकर्षित कर सके, दोनों अणु एक दूसरे को आकर्षित कर सके, है ना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, देखिए दूसरे शब्दों में, है ना, दूसरे शब्दों में
दूसरे शब्दों में कि दोनों अणु, है ना, दोनों अणु एक दूसरे के आकर्षण, दोनों अणु एक दूसरे के आकर्षण, आकर्षण, है ना, के प्रभाव में रह सके, आकर्षण के प्रभाव में रह सके, आकर्षण के प्रभाव में रह सके। इस, है ना, दूरी को, है ना, इस दूरी को आणविक परास कहा जाता है ना, इस दूरी को आणविक परास कहते हैं, आणविक परास कहते हैं, मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं, है ना। तो दो अणुओं के बीच वह अधिकतम दूरी जिससे दोनों अणु एक दूसरे को आकर्षित कर सके। दूसरे शब्दों में हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि दोनों अणु एक दूसरे के आकर्षण के प्रभाव में रह सके, इस दूरी को हम लोग आणविक परास कहते हैं। तो, है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा देखा गया कि यह दूरी जो आणविक परास होता है ना, यह आणविक परास कितना का होता है? आणविक परास लगभग 10 पे पावर -9 मीटर, है ना, के रेंज का होता है। दूरी ही है 10 पे पावर -9 मीटर, यह दूरी है जिससे दोनों अणु एक दूसरे को आकर्षित कर सके। इससे ज़्यादा दूरी पर रहने पर दोनों अणु एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर सकते हैं, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। तो एक बात और यहाँ पर आप लोग कहिए बच्चों कि इस दूरी को यदि हम लोग एक त्रिज्या मान ले, है ना, देखिए इस दूरी को त्रिज्या मान लेते हैं, तो मैंने क्या करता हूं कि इस दूरी को एक त्रिज्या मान करके एक गोला की रचना करता हूं। देखिए यहाँ पर एक गोला का, एक स्फेयर की मैं रचना करता हूं, और ये इसके त्रिज्या कितना है आप जान रहे हैं कि 10 पे पावर -9 मीटर। तो अब देखिए इस गोला के अंदर, है ना, इस गोला के अंदर जितने भी अणु होंगे, इस गोला के अंदर जितने भी अणु होंगे वह अणु केंद्र वाले अणु को आकर्षित करेगा, या फिर इस गोला के जो परिधि आप देख रहे हैं, है ना, जो इसका बाउंड्री देख रहे हैं, इस बाउंड्री पर भी यदि जो अणु रहेगा वो केंद्र वाले अणु को आकर्षित कर सकेगा। लेकिन इस गोला के बाहर जो भी अणु यदि मौजूद है वो केंद्र वाले अणु को आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि यह वह रेंज है जिससे अणुओं एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं या उस अणु के प्रभाव के क्षेत्र में रह सकते हैं, आकर्षण क्षेत्र के प्रभाव में रह सकते हैं, है ना। तो आप ये बात समझिए, देखिए इस, आप बात समझिए कि इस दूरी को, है ना, इस दूरी को त्रिज्या मानकर, है ना, इस दूरी को त्रिज्या मानकर एक गोला की रचना की जाए, इस दूरी को एक त्रिज्या मानकर एक गोला की रचना की जाए, है ना, एक गोला की रचना की जाए, तो, है ना, तो इस गोला के, तो इस गोला के अंदर, है ना, इस गोला के अंदर या, है ना, परिधि पर, इस गोला के अंदर या परिधि पर स्थित सभी अणु, स्थित सभी अणु केंद्र वाले अणु को या केंद्र वाले अणु को आकर्षित कर सकते हैं, है ना, आकर्षित कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, है ना। तो इस गोला को क्या कहा जाता है? तो इस गोला को प्रभाव का गोला कहा जाता है, इस गोला को प्रभाव का गोला कहा जाता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है ना, प्रभाव का गोला कहा जाता है, प्रभाव का गोला कहा जाता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है बच्चों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि प्रभाव का गोला क्या है, आणविक परास क्या है बच्चों। तो चलिए हम लोग आप ये चीज़ मानते हैं बच्चों। यहाँ पर एक बात समझिए कि द्रव्य की ऊपरी सतह, जो द्रव्य का जो ऊपरी सतह होता है बच्चों, है ना, तो द्रव्य की ऊपरी सतह पर हम लोग यदि 10 पे पावर -9 मोटा, है ना, मोटाई का एक परत बना ले, इस प्रकार द्रव्य का ऊपरी सतह के ऊपर ये कितना मोटाई का है, इसकी जो मोटाई है बच्चों वो 10 पे पावर -9 मीटर का एक परत है। तो इस परत पर स्थित सभी अणु, जितने भी अणु यहाँ पर होंगे वो सभी अणु एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं, है ना। तो इस जो परत बन रहा है, जो एक यहाँ पर आप देख रहे हैं, है कि नहीं, एक आयताकार जो परत बन रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जल फिल्म कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जल फिल्म कहते हैं। तो इस फिल्म के अंदर जितने भी अणु हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। तो इसे भी समझ सकते हैं कि जब वो एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं तो ऊपरी सतह सिकुड़ना चाहता है ना। तो यहाँ पर एक बात लिख देता हूँ, देखिए जल फिल्म, जिसको हम लोग वाटर फिल्म भी कहा जाता है, जल फिल्म किसको कहते हैं? देखिए हम लोग द्रव्य के ऊपरी सतह,
देखिए द्रव्य के ऊपरी सतह पर 10 पे पावर -9 मीटर की मोटाई का एक परत लेते हैं। मोटाई का एक परत लेते हैं, एक लेयर लेते हैं, है ना, एक परत लेते हैं। तो इसके अंदर उपस्थित सभी अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। तो इस परत को क्या कहा जाता है, या इस लेयर को क्या कहते हैं? इस लेयर को, है ना, जल फिल्म कहते हैं। इसी फिल्म में, है ना, कोई कीड़े मकोड़े जो होते हैं ऊपर में आसानी से दौड़ जाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होते हैं, आकर्षित होते हैं, तनाव की अवस्था में रहते हैं। तो ये बात थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया होगा कि जल का ऊपरी सतह क्यों जो स्ट्रेच रहता है। तो एक बात आप लोगों को और बता देना चाहता हूं बच्चों कि देखिए ऊर्जा से संबंधित यहाँ पर बातें हैं। ऊर्जा से संबंधित यह बातें हैं कि कोई भी जो है भौतिकीय निकाय, फिजिकल जो सिस्टम होता है बच्चों, वो अपने पास न्यूनतम ऊर्जा रखना चाहता है। तो यहाँ पर मैं वही शब्दों में लिख देता हूं कि कोई भी भौतिकीय निकाय, है ना, कोई भी भौतिकीय निकाय, जिसको हम लोग फिजिकल सिस्टम भी हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में बच्चों? फिजिकल सिस्टम। कोई भी भौतिकीय निकाय अपने पास, है ना, अपने पास न्यूनतम ऊर्जा रखना चाहता है। न्यूनतम ऊर्जा रखना चाहता है कोई भी भौतिकीय निकाय हो। अब आप कहिएगा सर ये इसको आप कैसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल देते हैं। चलिए, तो एक बात यहाँ पर है बच्चों, देखिए आप लोग जानते हैं बच्चों कि पहाड़ के ऊपर जो रखा हुआ पत्थर होता है, मान लेते हैं कि ये एक पहाड़ है, यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है, तो इस पत्थर की जो स्थितिज ऊर्जा होती है बच्चों वो ज़्यादा होती है ना। तो पत्थर क्या चाहता है कि वो हमेशा लुढ़क करके ज़मीन की सतह पर आकर के अपनी स्थितिज ऊर्जा को मिनिमम कर ले, है ना। तो जब यह बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी चीज़ ऊंचाई पर रहती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो वह चाहता है कि गिर करके ज़मीन की सतह पर आकर के अपनी ऊर्जा को हम न्यूनतम कर लें। तो पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जब आप स्प्रिंग को जब स्ट्रेच करते हैं, है ना, जब स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच करते हैं, जब प्रसार करते हैं बच्चों, प्रसारित करते हैं, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो स्प्रिंग क्या चाहता है कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त करके अपनी ऊर्जा को मिनिमम कर लें, है ना, अर्थात स्प्रिंग अपनी वास्तविक अवस्था को पुनः प्राप्त करना चाहता है। दूसरी बात क्या है बच्चों कि जब आप लोग क्लास में जब पढ़ाई करते होंगे और जब आप लोग जब गलत काम करते हैं तो टीचर आपको बेंच पे खड़ा कर देते हैं। तो जब आप बेंच पर जब खड़ा हो जाते हैं बच्चों, तो आपको शरीर में कुछ ज़्यादा थकावट आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही बेंच में आप खड़े होते हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो आप चाहते हैं कि हम अपनी ऊर्जा को न्यूनतम कर लेना चाहते हैं, अर्थात आपके मन में हमेशा लगता होगा कि हम बेंच में कब बैठेंगे, तो जिससे आपकी ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। तो आप ऐसे कई एग्जाम्पल जो हैं इस नेचर में भरे पड़े हैं जो ये बात को साबित करता है कि कोई भी भौतिकीय निकाय जो है अपने पास न्यूनतम ऊर्जा रखना चाहता है, मिनिमम एनर्जी रखना चाहता है। तो द्रव्य भी कहाँ बचने वाला था, तो द्रव्य भी ऐसा ही काम करता है बच्चों कि वो अपने पास न्यूनतम ऊर्जा रखना चाहता है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बच्चों आणविक मॉडल। तो इन सभी बातों का वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, देखिए आणविक मॉडल। आणविक मॉडल क्या होता है? तो आणविक मॉडल को समझने के लिए, पृष्ठ तनाव का आणविक मॉडल को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक बड़ा जैसा पात्र लेते हैं, एक पात्र यहाँ पर लेते हैं बच्चों। तो इस पात्र में हम लोग द्रव्य भर देते हैं, है ना। इस पात्र में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? द्रव्य भर देते हैं, पूरा द्रव्य भरा हुआ है। और इस द्रव्य के अंदर जो है हम लोग किसी 3 अणु पर हम लोग विचार करते हैं बच्चों। तो ये बात आप यहाँ बात याद रखिएगा कि ये जो लेयर है यहाँ पर, ये वाटर लेयर है, ये हाँ वाटर का लेयर है, और ये जो है मेरा यहाँ पर वाटर का फिल्म है।
ये वाटर फिल्म की, इस फिल्म की मोटाई कितनी है? 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पर हम तीन मॉलिक्यूल्स के बारे में विचार करेंगे बच्चों, कि जो एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है जिसका नाम ए है, एक मॉलिक्यूल्स द्रव्य के अंदर है जिसका नाम बी है, और एक मॉलिक्यूल्स दीवार पर स्थित है जिसका नाम है सी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जल से भरे पात्र के अंदर कुछ बातें लिख देता हूं बच्चों, उसके बाद में समझाऊंगा कि जल से भरे, है ना, जल से भरे पात्र के अंदर हम तीन अणु, है ना, हम तीन अणु ए बी तथा सी पर विचार कर रहे हैं, है ना, विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहला बात कि हम लोग बी अणु पर सबसे पहले विचार करेंगे बच्चों। यदि ये अणु होगा तो ये अणु क्या करेगा, अपने चारों ओर एक प्रभाव का गोला बनाएगा बच्चों। इसका मतलब है कि ये अणु जो है 10⁻⁹ मीटर की दूरी पर स्थित सभी अणु को आकर्षित करेगा। तो ये क्या करेगा, अपने चारों ओर प्रभाव का गोला बनाएगा। तो ये अब इस गोला के अंदर जितने भी अणु होंगे वह अणु केंद्र पर स्थित सभी अणु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो अणु है इसको इधर की ओर आकर्षित किया, यहाँ पर जो अणु होगा उसको वो इधर की ओर आकर्षित करेगा, ऊपर में जो अणु होगा इसको वो इधर की ओर आकर्षित करेगा, और नीचे में जो अणु होगा उसको नीचे की ओर आकर्षित करेगा। तो इसका मतलब है केंद्र पर स्थित अणु जो है वो सभी अणु के द्वारा समान रूप से आकर्षित हो रहे हैं, अर्थात केंद्र पर स्थित अणु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो जाएगा और ये अणु किधर भी गति नहीं करेगा, है ना। बात समझ में आ गए कि ये प्रभाव गोला के अंदर स्थित जितने भी अणु हैं वह अणु केंद्र पर स्थित अणु को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण केंद्र पर स्थित अणु पर लगने वाला परिणामी बल का मान शून्य हो जाएगा और ये अणु गति नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक बात लिखते हैं बच्चों, देखिए बी, फिर हम लोग बात करेंगे सी अणु पर, हम लोग फिर ए अणु पर हम लोग विचार करेंगे। देखिए बी अणु अपने चारों ओर, है ना, बी अणु अपने चारों ओर 10⁻⁹ मीटर त्रिज्या का, है ना, त्रिज्या का प्रभाव का गोला, 10⁻⁹ मीटर त्रिज्या का प्रभाव का गोला बनाता है, प्रभाव का गोला बनाता है। अब देखिए इस गोला के अंदर, है ना, इस गोला के अंदर सभी अणु, इस गोला के अंदर सभी अणु केंद्र वाले अणु को समान रूप से आकर्षित करते हैं, समान रूप से आकर्षित करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे केंद्र वाले अणु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है और अणु अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, और अणु अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, और अणु अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। बात समझ में आ गया। इसका मतलब है कि जल के अंदर जो अणु उपस्थित है वह अणु क्या होंगे, स्थिर रहेंगे, वो गति नहीं करेंगे। अब चलिए हम लोग सी अणु पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी अणु भी जो होता है अपने चारों ओर प्रभाव का गोला बनाएगा बच्चों, इस प्रकार गोला बनाएगा, लेकिन ये गोला कैसा होगा, अर्ध गोलाकार होगा, क्योंकि इसका आधा भाग, है ना, क्योंकि इसका आधा भाग जो है वो तो दीवार से बाहर हो जाएगा, इसीलिए वो अर्ध गोलाकार, वो अपना प्रभाव का गोला कैसा बनाएगा, अर्ध गोलाकार बनाएगा। तो इस अर्ध गोलाकार, है ना, जो प्रभाव का गोला है ना, वो प्रभाव का गोला के अंदर उपस्थित सभी अणु केंद्र वाले अणु को आकर्षित करेंगे, है ना। तो ये अणु देखिए इसको आकर्षित कर रहा है इधर की ओर, यहाँ पर जो अणु होगा वो इसको आकर्षित कर रहा है इधर की ओर, यहाँ पर जो अणु होगा वो उसको आकर्षित कर रहा है इधर की ओर। तो इसका मतलब है कि केंद्र वाले अणु पर लगने वाला परिणामी बल, मतलब इस बल को
संतुलित करने के लिए इधर कोई बल नहीं लग रहा है ना। तो इसका मतलब है कि केंद्र वाले अणु जो है उस पर परिणामी बल जल के अंदर की ओर लगेगा। तो वो क्या करेंगे, दीवार पर उपस्थित जो भी अणु होंगे वो द्रव के अंदर जाकर के अपनी ऊर्जा को घटा देते हैं। जब उस पर आकर्षण बल इधर की ओर लग रहा है जिसके वजह से इस अणु की ऊर्जा बढ़ जाती है, स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, तो वो क्या करेंगे, इस ऊर्जा को कम करने के लिए द्रव के अंदर चले जाते हैं। तो द्रव के अंदर जाएंगे जिसके वजह से इसकी गतिशीलता कम हो जाएगी। जैसे बी वाले अणु पर देख रहे हैं कि ये गति नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि इस अणु पर एक ऊर्जा होगी, आकर्षण बल के कारण जो होती है, अन्य अणु जो इसको आकर्षित कर रहे हैं जिससे इसके परिणामी बल की दिशा जल के अंदर की ओर है, जिसके वजह से इस अणु की ऊर्जा में वृद्धि होती है। वो जल के अंदर जाकर के अपनी ऊर्जा को मान को घटा करके स्थिर अवस्था में आ जाते हैं, है ना। तो यही बात इसमें भी आता है। तो यहाँ पर देखिए बात को लिखता हूं कि देखिए सी अणु, देखिए दीवार पर स्थित अणु अपने चारों ओर, दीवार पर स्थित अणु अपने चारों ओर अर्धगोलाकार, है ना, अपने चारों ओर अर्धगोलाकार प्रभाव का गोला बनाते हैं, अर्धगोलाकार प्रभाव का गोला बनाते हैं, प्रभाव का गोला बनाते हैं। देखिए इस गोला के अंदर, इस गोला के अंदर सभी अणु, इस गोला के अंदर सभी अणु केंद्र के अणु को आकर्षित करते हैं, केंद्र के अणु को आकर्षित करते हैं, जिससे है ना, जिससे केंद्र वाले अणु पर परिणामी बल, जिसे केंद्र वाले अणु पर परिणामी बल जल के अंदर की ओर काम करता है, जल के अंदर की ओर कार्य करता है। इस अणु की ऊर्जा में वृद्धि होती है। देखिए इस आकर्षण बल के कारण, बात समझिएगा कि इस आकर्षण बल के कारण, है ना, इस आकर्षण बल के कारण अणु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अणु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अणु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और अणु है ना जल के अंदर जाकर अपनी ऊर्जा कम करना चाहता है, जल के अंदर जाकर अपनी ऊर्जा कम करना चाहता है ना। अर्थात आप कह सकते हैं कि दीवार पर स्थित जितने अणु हैं वह भी दीवार पर चिपके नहीं रहते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, जल के अंदर जा करके अपनी ऊर्जा का मान को घटाना चाहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बच्चों ए अणु पर। थोड़ा सा समझिएगा कि ए अणु पर जब हम लोग बात करेंगे तो ए अणु भी जो है ना, ये अणु कहाँ स्थित है, जल द्रव के ऊपरी सतह पर स्थित है। तो यह अणु भी जो है अपना प्रभाव का जो गोला जो है अर्ध गोला ही बनाएगा, क्योंकि ऊपर तो जल नहीं है ना। तो ये जब अणु प्रभाव का गोला जो बनाता है बच्चों, तो इस गोला के अंदर स्थित सभी अणु इस केंद्र वाले अणु को आकर्षित करते हैं। तो ये देखिए आकर्षित कर रहे हैं, इस प्रकार आकर्षित करते हैं। तो इस गोला पर भी लगने वाला परिणामी बल जल के अंदर होगा। तो इसका मतलब है कि यदि परिणामी बल अंदर की ओर है तो इस अणु की ऊर्जा में वृद्धि होगी, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, और यह अणु क्या होगा, परिणामी बल के अधीन जो है द्रव के अंदर चले जाएगा, है ना, द्रव के अंदर चले जाएगा। तो आप हमको बताइए कि इस सतह पर कितने अणु उपस्थित होंगे, बहुत सारे अणु स्थित है। तो सभी अणुओं पर परिणामी बल अंदर की ओर लगेगा। तो परिणामी बल अंदर लगेगा जिसके वजह से उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण, है ना, वो सभी अणु द्रव के अंदर चले जाते हैं। तो सतह पर कौन से अणु बचेंगे, सतह पर कोई अणु बचते नहीं है, मतलब अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। सतह पर अणुओं की संख्या कम होने की वजह से जो द्रव की ऊपरी सतह होती है वो टेंशन में आ जाती है, वो सिकुड़ना चाहती है ना। आप ही समझिए कि द्रव्य में की ऊपरी सतह पर यदि अणुओं की संख्या कम हो जाए तो सारा अणु द्रव्य के अंदर जाना चाहे तो ये क्या होगा, सिकुड़ना चाहेगा कि नहीं। जैसे ही सिकुड़ना चाहेगा इसका मतलब इसकी ऊपरी सतह तनाव में आ जाती है। यही तो सरफेस टेंशन का कारण है, तो होता है बच्चों। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसके बारे में लिखेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर देखिए द्रव्य की सतह पर,
देखिए द्रव्य की सतह पर, है ना, द्रव्य की सतह पर उपस्थित अणु पर भी, है ना, द्रव्य की सतह पर उपस्थित अणु पर भी, अणु पर भी परिणामी बल, है ना, परिणामी बल जल के अंदर की ओर होता है। परिणामी बल जल के अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, परिणामी बल अंदर की ओर होता है ना। ऊर्जा के मान को या सतह पर उपस्थित अणु, देखिए सतह पर उपस्थित अणु, सतह पर उपस्थित अणु अपनी अपनी बढ़ी स्थितिज ऊर्जा, अपनी बढ़ी स्थितिज ऊर्जा को, अपनी बढ़ी स्थितिज ऊर्जा को कम करने के लिए, है ना, कम करने के लिए द्रव्य के अंदर, है ना, बढ़ी स्थितिज ऊर्जा को कम करने के लिए द्रव्य के अंदर, द्रव्य के अंदर चले जाते हैं, द्रव्य के अंदर चले जाते हैं, द्रव्य के अंदर चले जाते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे सतह में, है ना, जिससे सतह में अणु की कमी हो जाती है ना, अणु की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है ना, कमी हो जाती है। और सतह, और सतह क्या होता है, और सतह तनाव में आ जाता है ना, और सतह तनाव में आ जाता है, और सतह तनाव में आ जाता है, जो पृष्ठ तनाव का कारण है ना, जो पृष्ठ तनाव का कारण है बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों कि पृष्ठ तनाव क्यों और कैसे उत्पन्न होता है किसी द्रव्य की सतह पर, है ना। क्योंकि सतह पर स्थित अणु जो होती है, इसमें लगने वाला परिणामी बल जल के अंदर की ओर होता है। तो सतह का जितने भी अणु है वो द्रव्य के अंदर जाकर के अपनी बड़ी स्थितिज ऊर्जा को, मान को कम करना चाहता है, जिससे सतह पर अणुओं की संख्या में कमी आता है ना, सतह पर अणुओं की संख्या में कमी आता है। तो कमी आने की वजह से क्या होगा कि तनाव टेंशन में हो जाता है ना, एक तनाव की अवस्था में आ जाता है ना, सिकुड़ना चाहता है, सारा अणु द्रव्य की सतह पर चले जाएगा तो वो सिकुड़ना चाहेगा, तो सिकुड़ने की वजह से उसकी सतह तनाव में आ जाती है। यही तो सरफेस टेंशन का कारण है बच्चों। तो यही आणविक मॉडल है ना, जिसके आधार पर, है ना, बच्चों को पृष्ठ तनाव सिखाया जाता है, समझाया जाता है बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। आज हम लोग बहुत तरह के बातें, टॉपिक्स समझे हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग कुछ और समझने का प्रयास करते हैं बच्चों कि इसमें देखिए कि पृष्ठ, है ना, तनाव के कारण ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो कितनी ऊर्जा होती है, इसके पर हम लोग विचार करेंगे। देखिए पृष्ठ तनाव के कारण ऊर्जा, पृष्ठ तनाव के, है ना, पृष्ठ तनाव के कारण ऊर्जा पर हम लोग आज विचार करते हैं बच्चों। तो इस ऊर्जा को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है बच्चों तार का बना एक जालीदार, है ना, एक छन्ना जैसा हम लोग ले लेते हैं। ये तार का बना होता है, ये फ्रेम है, एक तार का बना होता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं, इस प्रकार जो होता है तार का बना एक फ्रेम है मेरे पास, है ना, इस पर जाली जैसा इसमें तार लगा हुआ है बच्चों। और ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं कि ए बी, है ना, ये कौन सा भाग है, इसका नाम दे देते हैं कि जिसमें ए बी सी डी एक जालीदार तार का फ्रेम है ना, जिसमें ए बी भाग जो है, जिसमें ए बी जो आप देख रहे हैं सतह जो है ना, ये सतह जो होती है क्या करती है, आगे पीछे करने के लिए स्वतंत्र है ना, आगे पीछे करने के लिए ये स्वतंत्र होता है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं सर्वप्रथम कि इस जालीदार फ्रेम को साबुन के घोल में डुबा करके उठाते हैं। तो साबुन के घोल में जब हम लोग डुबा कर जब इसको उठाएंगे बच्चों, तो आप लोग जानते हैं कि जाली के बीच में क्या होगा, आप देखते होंगे कि जो है ना एक फिल्म होता है, जो बुलबुला जिसे आप लोग जानते होंगे, एक सॉफ्ट बबल जो गोल गोल जैसा बनता है बच्चों, वही बबल जो होता है, एक फिल्म जिसको हम लोग वाटर फिल्म भी कहते हैं, है ना, वह वाटर फिल्म जो होता है इस जालीदार छन्ने के ऊपर या फ्रेम के ऊपर जो है संबद्ध हो जाता है। अब वो जो फिल्म है वो तो फिल्म सिकुड़ना चाहेगी, जिसके वजह से क्या होता है कि ये जो आगे पीछे करने वाला जो भाग होता है बच्चों, वो सिकुड़ करके इधर चले आता है ना।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बाहर की ओर एक बल लगाते हैं। बाहर की ओर बल लगा करके इस फिल्म को जो है हम लोग क्या करते हैं, बाहर की ओर विस्थापित करते हैं, इतनी दूरी से उसको हम लोग विस्थापित करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं सतह जो है, इसकी लंबाई कितनी है, एल है, और इस पर जो है हम लोग एफ बल लगा करके इस पर हम लोग बाहर की और उसको हम लोग विस्थापित करते हैं। तो हम दो बातें यहाँ पर लिखते हैं बच्चों। देखिए तार का आयताकार फ्रेम है ना, तार का आयताकार फ्रेम फ्रेम जिसके आयताकार फ्रेम जिसके भुजा की लंबाई है ना, जिसके भुजा की लंबाई एल है ना, जिसके भुजा की लंबाई एल है, जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है, एल है। तार का एक आयताकार फ्रेम जिसकी भुजा की लंबाई एल है, इसे क्या करते हैं, साबुन की है ना, इसे साबुन के घोल में है ना, इसे साबुन के घोल में डुबाकर डुबाकर उठाने पर देखिए फ्रेम में है ना क्या होता है, वाटर फिल्म जल फिल्म संबद्ध हो जाता है ना, उसमें लटक जाता है, जल फिल्म संबद्ध हो जाता है, जल फिल्म संबद्ध हो जाता है। और जल फिल्म क्या करना चाहती है, सिकुड़ना चाहती है। आप जानते हैं कि कोई भी बबल्स जो होता है वो हमेशा सिकुड़ना चाहता है। तो यह फिल्म देखिए, यह फिल्म सिकुड़ना चाहता है ना, यह फिल्म सिकुड़ना चाहता है, यह फिल्म सिकुड़ना चाहता है, जिससे है ना, जिससे इसके आगे पीछे करने वाली भुजा, जिससे इसके आगे पीछे करने वाली भुजा ए बी है ना, भुजा ए बी अंदर की ओर सरकती है ना, अंदर की ओर सरकती है, अंदर की ओर सरकती है ना, अंदर की ओर सरकती है। लेकिन हम बाहर की ओर एफ बल लगाकर, हम बाहर की ओर एफ बल लगाकर फिल्म को है ना, फिल्म को कितनी दूरी से, तो dx दूरी से विस्थापित करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी dx है ना, dx दूरी से विस्थापित करते हैं, dx दूरी से विस्थापित करते हैं है ना, विस्थापित करते हैं। तो आप लोग बता सकते होंगे कि इस फिल्म में सरफेस टेंशन के कारण कितना बल काम कर रहा है बच्चों। तो देखिए फिल्म देखिए है ना, देखिए इस भुजा पर है ना, देखिए जल फिल्म के कारण, इस भुजा पर जल फिल्म के कारण, इस भुजा पर जल फिल्म के कारण लगाया गया बल है ना। हम लोग जो एफ बल लगाए हैं, यह बल क्या करते हैं, किसको संतुलित करते हैं, जल फिल्म को लगने वाला, जल फिल्म तो के कारण जो बल लग रहा है बच्चों वो इधर की ओर होगा, इसमें भी एफ बल लग रहा है। तो इसी बल को संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर की ओर बल लगाते हैं है ना। तो इसमें जल फिल्म के कारण जो बल लग रहा है वह बल कितना होगा, आप लोग सरफेस टेंशन का परिभाषा जानते हैं कि T इज इक्वल टू एफ बाई एल होता है बच्चों है ना। तो देखिए यहाँ पर T इज इक्वल टू एफ बाई एल बल होता है। तो यहाँ से हम लोग बल का मान निकाल लेंगे, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T गुना एल होता है। तो इतना ही बल लगेगा उसमें। तो हम लोग यहाँ पर कितना बल लग रहा है बच्चों, तो देखिए टी एल बल लगेगा। लेकिन एक बात और समझिए, यहाँ पर 2TL होगा। अब 2 यहाँ पर क्यों लाए हैं, क्योंकि जब भी इसमें फिल्म संबद्ध होगा तो फिल्म का 2 सतह होता है ना, फिल्म का 2 सतह होता है, एक ऊपर वाला सतह और एक नीचे वाला सतह, दोनों ही सतह पर तनाव होता है बच्चों, इसीलिए यहाँ पर 2 का प्रयोग किया जाता है। देखिए 2 संख्या क्यों आया है इसके बारे में मैं लिख देता हूँ। 2 संख्या आने का कारण है, 2 संख्या आने का कारण है क्योंकि है ना, क्योंकि जल फिल्म का 2 मुक्त सतह होता है, 2 मुक्त सतह होता है, ऊपर और नीचे 2 मुक्त सतह होता है बच्चों। ऊपर वाले में भी तनाव लगता है और नीचे वाले में भी तनाव लगता है ना, ऊपर और नीचे। यदि आप लोग बबल देखेंगे बच्चों, 100 बबल्स देखते हैं गोल गोल जो होता है बच्चों है ना, तो उसका 2 सतह होता है, एक बबल्स के ऊपर और एक बबल्स के नीचे वाली सतह। मतलब मान लेते हैं कि एक 100 बबल्स है,
तो एक सतह इसका ऊपर होगा और एक सतह उसका नीचे होगा, इस तरह का दो मुक्त सतह होता है, इसीलिए उसमें दो गुना बल लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे टू संख्या को लाया है। तो बात समझ में आ गया। तो देखिए अब क्या हुआ, इस भुजा पर जल फिल्म के कारण लगने वाला बल 2TL होगा। इस अब देखिए हम लोग क्या किए हैं कि F बल लगा करके इसको dx दूरी से विस्थापित किए, तो अब लिखेंगे बाह्य कारक के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। देखिए बाह्य कारक के द्वारा, है ना, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा बाह्य कारक के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। किया गया कार्य, बाह्य कारक के द्वारा किया गया कार्य वर्क, तो DW हम लोग लिखते हैं, वर्क बराबर कितना होता है, बल गुना विस्थापन होता है। तो विस्थापन कितना दूरी से हम लोग किए, dx दूरी से, और बल का मान भी यहाँ पर है 2TL, और ये हो गया मेरा dx, है ना। तो ये L इंटू dx क्या है, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुना 2Ldx, क्योंकि द्रव्य का दो मुक्त सतह होता है, ऊपर वाला सतह और नीचे वाला सतह, दोनों को मिला करके हम लोग उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 2Ldx है क्या, तो देखिए ये जो आप भाग को वृद्धि किए, जो ये वाटर फिल्म इसमें संबद्ध हुआ था, जो आप लोगों ने बाहर इसमें बल लगाया और इसका इतना भाग में आप लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वृद्धि कर दिया। तो इस भाग का जो आपका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, ये तो आयत के आकार का, देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इसका आयत हो गया बच्चों, और इसकी दो सतह, ऊपर वाली और नीचे वाली सतह, तो कुल को मिला करके हम लोग इसका क्षेत्रफल को A लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो देखिए कि यहाँ पर हो गया T और ये हो गया हमारा A, है ना, या इसको हम लोग DA भी कर सकते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल है इसलिए इसको हम लोग DA कहेंगे। जहाँ DA क्या है, यहाँ पे लिख देता हूं, जहां DA बराबर 2Ldx है, जल फिल्म का, देखिए जल फिल्म का बढ़ा हुआ क्षेत्रफल, जल फिल्म का बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है ना, बल जल फिल्म का बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है। अब इतना ही हम लोगों को काम करना पड़ा। अब तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में किया गया कार्य कितना होगा बच्चों, प्रति एकांक क्षेत्रफल में किया गया कार्य, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में किया गया कार्य, है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल में, है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल में किया गया कार्य कितना होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में किया गया कार्य। तो DW, इसको हम लोग किससे भाग दे देंगे बच्चों, हम लोग A से भाग देंगे, तो यहाँ पर हो गया T, ये हो गया DA एकांक क्षेत्रफल, तो DA से भाग दे दिए, DT यहाँ DA कैंसिल हो गया, तो ये हमको क्या मिला T, ना। यह किया गया कार्य ही बच्चों है कि फिल्म का जो क्षेत्रफल में वृद्धि होती है ना, उसी बढ़े हुए भाग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो ये बात यहाँ पर आप लोग समझ पाए होंगे कि ये जो क्षेत्रफल में जिसका वृद्धि हुआ बच्चों, ये जो इसका क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ, इस क्षेत्रफल में ऊर्जा कहाँ से आएगी, है ना, ये ऊर्जा कहाँ से आएगी। तो ये क्या करता है कि ये जो क्षेत्रफल में इसका जो वृद्धि हुआ है ना, हम लोगों ने जो काम किया है जिसके वजह से हमारे शरीर से ऊर्जा जो नष्ट हुई है, वही ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है बच्चों। तो ये बात आप लोग समझ में आया, इसमें किस ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यहाँ पर भी हम लोग सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यह किया गया कार्य, देखिए यह किया गया कार्य जल फिल्म के बढ़े हुए क्षेत्रफल में, है ना, यह किया गया कार्य जल फिल्म के बढ़े हुए क्षेत्रफल में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है ना, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, है ना, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अर्थात हम लोग पृष्ठ तनाव को भी इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जल फिल्म के प्रति एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा को पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए कि, है ना, एकांक क्षेत्रफल मैंने लिया है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे किया गया कार्य, तो DA कैंसिल हो गया, है ना, और T मेरा बच गया, तो किया गया कार्य पृष्ठ तनाव के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब हो गया कि पृष्ठ तनाव का एक और परिभाषा मेरे पास यहाँ पर प्राप्त हुआ। देखिए पृष्ठ तनाव को, है ना, पृष्ठ तनाव को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है, पृष्ठ तनाव को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है, इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है, तो कैसे करेंगे, देखिए जल फिल्म के, वाटर फिल्म के, है ना, जल फिल्म के प्रति एकांक, है ना, जल फिल्म के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, जल फिल्म के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, है ना, संचित स्थितिज ऊर्जा को,
संचित स्थितिज ऊर्जा को जल फिल्म के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, है ना, जल फिल्म के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर संचित स्थितिज ऊर्जा को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव कहा जाता है। एक बात और है बच्चों, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। तो जैसे ही हम लोग इस फिल्म को एक्सपेंड करते हैं, इस फिल्म को हम लोग प्रसारित करते हैं, जिसके वजह से क्या होती है, जल फिल्म कुछ ठंडी हो जाती है ना, क्योंकि ये जब एक्सपेंड होगा तो इसकी ऊर्जा जो होती है वो कार्य को करने में खर्च हो जाती है ना। हमने क्या बोला कि जो इसकी ऊर्जा है, जितना भी फिल्म जो संबद्ध हुआ है उसमें जल फिल्म का जो संबद्ध हुआ है ना, जब इसको प्रसारित कर रहे हैं तो उसकी जो ऊर्जा होती है, जल फिल्म की जो ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा कार्य को कंप्लीट करने में, मतलब यहां से यहां तक जो विस्थापन उत्पन्न हुआ जिसके वजह से कार्य हुआ, तो यह कार्य को करने में खर्च हो जाती है, जिसके वजह से, है ना, ये जल फिल्म कुछ ठंडी हो जाती है। तो एक बात यहां पर बात समझिए, जैसे देखिए जब जल फिल्म को प्रसारित किया जाता है, देखिए जब जल फिल्म को, है ना, जब जल फिल्म को प्रसारित किया जाता है ना, जब जल फिल्म को प्रसारित किया जाता है तो जल फिल्म की ऊर्जा, है ना, तो जल फिल्म की ऊर्जा क्या होता है, जल फिल्म की ऊर्जा कार्य संपादन करने में खर्च हो जाती है, क्या कार्य करने में खर्च हो जाती है, कार्य संपादन करने में खर्च हो जाती है, कार्य संपादन करने में खर्च हो जाती है, जिससे जल फिल्म ठंडी हो जाती है ना, जिससे जल फिल्म ठंडी हो जाती है, जिससे जल फिल्म ठंडी हो जाती है ना। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माना जल फिल्म द्वारा, अब ये जब ठंडी हो गई तो क्या करेगा बच्चों, आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए जब जल फिल्म ठंडी हो जाती है तो इसको तो एनवायरनमेंट के साथ अपना टेम्परेचर को बैलेंस करना है, संतुलन करना है, कि कोई भी पदार्थ वातावरण के तापमान के साथ संतुलन की अवस्था में रहता है। तो जब ये ठंडी होगी तो ये वातावरण से कुछ ऊष्मा का अवशोषण करके अपने तापमान को वातावरण के तापमान के बराबर लाएगी। तो ये कितना ऊष्मा का अवशोषण करेगी, तो हम लोग यहीं पर लिखना चाहते हैं। तो माना कि जल फिल्म द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, जल फिल्म द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अवशोषित, जल फिल्म द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अवशोषित ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अवशोषित ऊर्जा Q है ना, अवशोषित ऊर्जा Q है। तो फिल्म की कुल ऊर्जा कितनी हो गई, देखिए तो फिल्म की कुल ऊर्जा कितनी हो गई, है ना। तो आप लोग देखे थे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर संचित ऊर्जा तो पृष्ठ तनाव के बराबर भी है। लेकिन जब जल फिल्म ठंडी हो गई तो अपने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, वातावरण के तापमान के बराबर करने के लिए उन्होंने प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितनी ऊर्जा का अवशोषण किया, तो Q हो गया। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल ऊर्जा, तो फिल्म की कुल ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितनी हो गई, हमको बताइए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितनी हुई। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो कुल ऊर्जा मतलब dW = T + Q होगा। तो इतना ही ऊर्जा है, समझ में आ गया। तो इतना ही ऊर्जा है, इसका मतलब है कि जल फिल्म के अंदर कुल ऊर्जा कितनी होती है, T + Q, है ना। तो यही मेरी ऊर्जा उस फिल्म में संचित रहती है। तो एकांक क्षेत्रफल पर यदि इस ऊर्जा, अवशोषित ऊर्जा की बात ना की जाए तो फिल्म के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर संचित ऊर्जा पृष्ठ तनाव के बराबर होती है। यदि अवशोषित ऊर्जा पर भी यदि विचार किया जाए तो उस फिल्म के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल ऊर्जा पृष्ठ तनाव और अवशोषित ऊर्जा के बराबर होती है। तो मैं यहाँ इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जल फिल्म के, देखिए जल फिल्म के, है ना, जल फिल्म के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर संचित ऊर्जा, जल फिल्म के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर संचित ऊर्जा, है ना, संचित ऊर्जा पृष्ठ तनाव तथा अवशोषित ऊष्मा ऊर्जा के योग के बराबर होता है। अवशोषित ऊष्मा ऊर्जा के, है ना, अवशोषित ऊष्मा ऊर्जा के योग के बराबर होता है बच्चों।
तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों कि आज आज मैंने आप लोगों को क्या बताया कि पृष्ठ तनाव का आणविक मॉडल और पृष्ठ तनाव के कारण कितनी ऊर्जा जो होती है वो किसी भी है ना फिल्म में संचित होती है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया बच्चों। तो आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा बच्चों। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक्स में एंगल ऑफ कांटेक्ट देखेंगे, अर्थात स्पर्श कोण पर हम लोग विचार करेंगे बच्चों, और मेनिस्कस पर विचार करेंगे। देन द्रव्य के ऊपरी सतह जो नवचंद्रक आकृति की किस प्रकार होती है उस पर हम लोग आज नेक्स्ट क्लास में विचार करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और इसे बार बार समझने का प्रयास करें। एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देखें बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आप लोग हमेशा हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे बच्चों, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को भी देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज आप लोगों ने जो वीडियो को देखा बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।